नमस्कार, मैं रंजय त्रिपाठी, बाबा की खरी खोटी चैनल पे आपका स्वागत है। सामने हमारे साथ बाबा रामदास जी, जो कि एक एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रह चुके हैं और बाबा को सब लोग एक बहुत तगड़े पहलवान और बहुत तगड़े ज्ञानी के विषय में के रूप में भी लोग जानते ही हैं। और जो अभी जो भारत में जो कुश्ती में जो घटित हो रहा है, उसका इन्होंने पूरा पिछले 2 साल से जो चालू हुआ है, जंतर मंतर से लेकर के और तमाम कुछ अखाड़े और कहाँ-कहाँ, उसके बारे में सब इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। बाबा, अभी हम ये नया भसड़ मच गया है, ये क्या कहानी चल रहा है कि आप लोग बहुत एकदम ऐसे हैं कि विनेश फोगाट को कुछ वो स्पेशल वाला पानी पिला देंगे और विनेश फोगाट को आप लोग जो है जीतने नहीं देना चाहते हैं। विनेश फोगाट को आप लोग पीछे पड़ गए, बताइए ये क्या मामला है? आप लोग काहे पीछे पड़े हैं? कुछ जनता को समझाइए, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग मतलब काहे ये सब एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं? क्या मामला है ये? इधर विनेश फोगाट ने नया आरोप लगाया है, हाथ धो के नहीं पीछे पड़े हैं, नहा धो के पीछे पड़े हैं। तो सर अभी विनेश जी ने नया शिगुफा छेड़ दिया है, नई बयानबाजी शुरू कर दी है। कल परसों उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट लिखी कि मेरे कोच, मेरे पर्सनल कोच और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को जो है अभी एशियन क्वालिफायर होने जा रहा है ओलंपिक के लिए। तो 17 अप्रैल से उसकी वो शुरू है, उसकी टीम जाने वाली है। अभी एशियन चैंपियनशिप फिलहाल चल रही है, उसमें टीम गई हुई है। तो सर इन्होंने बयान दिया कि मेरे पर्सनल कोच और मेरे पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट का अभी तक एक्रेडिशन यानी मान्यता प्रमाण पत्र जो मिलता है, वो जो गले में एक ठो पट्टा था नहीं लटका के आधिकारिक कार्यक्रम स्थल पे वही लोग को प्रवेश मिलता है जिनके गले में वो पट्टा हो, और उस पट्टे में लिखा होता है कि यह व्यक्ति कौन है, क्या है, किस कंट्री का है, प्लस इसको किस किस एरिया में जाने का ऑथराइजेशन है। तो यह जो है आयोजक इशू करता है यूडब्ल्यूडब्ल्यू के आदेश पर। तो सर आजकल तो आपको मालूम है पूरा विश्व जो है वो ऑनलाइन सिस्टम से चलता है। तो इन्होंने जो बयान दिया है उसका डब्ल्यूएफआई ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है कि देखिए हर चीज का एक प्रोटोकॉल है और एक लास्ट डेट होती है। तो कौन से देश की टीम में कौन कौन खिलाड़ी, उनके साथ कौन कौन कोचेस, कौन कौन सपोर्टिंग स्टाफ, कौन कौन रेफरी ऑफिशियल्स जा रहे हैं, उसको अपडेट करना होता है। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका नाम है अथीना, ATHENA। तो सर अथीना की विंडो खुलती है एक निश्चित समय के लिए। आपके पास लॉगिन पासवर्ड होता है, आप अपने लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल के, और फिर उस फॉर्म को फिलअप करते हैं कि भैया इस कंपटीशन में, इस वजन में यह पहलवान हमारा पार्टिसिपेट करेगा, कुल इतने वजनों में इतने पहलवान पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारे ऑफिशियल कोचेस होंगे, इतने हमारी टीम के साथ ऑफिशियल आ रहे हैं जो कि ऑफिशिएटिंग करेंगे, यह हमारा फिजियोथेरेपिस्ट होगा, यह हमारा मैस्योर होगा, यह हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होगा। तो अथीना में अपलोड करना होता है। तो जितना सपोर्टिंग स्टाफ होता है सर उसका एक्रेडिशन बनता है, लाइसेंस बनता है बकायदा, उसकी फीस होती है $220 प्रति व्यक्ति, वह आप फिर जमा कराते हैं। जब आपने अथीना में आपने अपलोड कर दिया तो वहां से आएगा आपका बिल रेज होगा कि इतना डॉलर जमा कराइए, वह डॉलर आप जमा करा देते हैं तो वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर जब टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो अथीना वो अपडेट, अथीना जो है वो लिंक समाप्त हो जाता है। तो सर इसकी लास्ट डेट थी 14 मार्च इन दोनों टूर्नामेंट्स की, एशियन चैंपियनशिप की और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर की। 14 मार्च लास्ट डेट थी। देवी जी ने 14 मार्च तक अपने पर्सनल कोच या पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया, कोई डिमांड नहीं। 18 मार्च को इन्होंने चिट्ठी लिखी, बाकायदा ऑफिशियल डेट है,
साई को और टॉप्स स्कीम को कि हम जाऊंगा खेलने और हमारे साथ हमारा ही पर्सनल कोच होगा। तो WFI ने बोल दिया कि सर उसकी तो लास्ट डेट निकल चुकी है, अब टीम के साथ जो खिलाड़ी जा रहे हैं, कोचेस जा रहे हैं, उनके साथ ये 9 कोचेस जा रहे हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है, उससे पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपने निर्धारित तिथि तक अप्लाई ही नहीं किया था। 14 लास्ट डेट थी अथीना की, 18 को इनका मेल आया है। तो ये बयानबाजी, इसी को लफाजी बोला जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, 5 महिला पहलवान कुल खेलने जा रही हैं, उन 5 के साथ 3 कोच जा रहे हैं। अब आप बताइए ना, 5 खिलाड़ी 3 ठो कोच, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक मैसेज मालिश करने वाली, तो 5 खिलाड़ी 5 ठो ऑफिशियल्स, इसके बाद जो ऑफिशिएटिंग कोचेस जा रहे हैं वो अलग से। तो अब इन्होंने एक नया आरोप लगा दिया कि हाई जॉन 3 ठो कोच जा रहे हैं टीम के साथ, उसमें 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष कोच हैं, बोले इन पे हमको भरोसा ही नहीं है, ये तो हमको काला जादू जानते हैं, ये सब वो बंगाल का काला जादू नहीं होता है, ये हमारा कोचवा जो है काला जादू कर देगा हमारे पे, हमारा आधा बल्ब छीन के ले जाएगा, हमारे पानी में कुछ मिला के हमको पिला देगा, फेडरेशन हमको जो है डोप में फंसाने की साजिश कर रही है। तो ये बिलो द बेल्ट वार है सर, आप बताइए ना। जी, इस पे एक प्रश्न है जो शायद दर्शकों के मन में भी आएगा, और इसलिए मुझे एक काउंटर प्रश्न करना चाह रहा हूं कि जैसे एथीना का जो ऑफिशियल विंडो था रजिस्ट्रेशन करने को, 14 तारीख को बंद हो गया। हाँ, क्या 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 सिर्फ आधिकारिक लोग ही उसमें रजिस्टर करा सकते थे, या विनेश फोगाट या कोई भी अपने तरफ से भी दे सकता था कि नहीं ये भी जाएंगे, और ये फला फला कोच है या फला फला ऑफिशिएटिंग हो गई, या जो एक पहलवान के साथ में एक सेपरेट टीम रहेगी, एक मेरा पहलवान है वो अपना एक सेपरेट टीम ले जाना चाहता है, तो क्या वो भी इंडिपेंडेंटली इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते थे? नहीं, कभी भी इंडिपेंडेंट कोई इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। UWW ने WFI को मान्यता दे रखी है, वही उन्हीं के पास अथीना का लॉगिन कोड और पासवर्ड है। पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सर, जब उन्होंने कहा था कि एडहॉक कमेटी जो है ट्रायल कराएगी, तो WFI ने कहा ठीक है ट्रायल तो करा लेगी, टीम सेलेक्ट कर लेगी, उस टीम का करेगी क्या? बोला खेलने भेजेगी। बोला एंट्री भेजने का अधिकार सिर्फ हमको है, अथीना में लॉगिन और पासवर्ड हमारे पास है। बोला तुम इनको दे दो। बोला हम इनको कैसे दे देंगे, UWW की प्रॉपर्टी है, उसने हमको दी है, हम एडहॉक कमेटी को क्यों दे देंगे? ये हाई कोर्ट में बहस हुई है बकायदा इस पे। UWW सिर्फ WFI को मान्यता देती है, ओनली WFI कैन लॉग इन टू अथेना एंड रजिस्टर। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ WFI ही जिसको बोलती कि आप अपना इनका हम डेटा डाल रहे हैं, यही हमारे ऑफिशियलिंग कोच होंगे, यही हमारे ऑफिशियल होंगे, यही हमारे, मतलब ये जो टीम जा रही है ये टीम यही जा रही है, जो WFI देगा वही जा सकता था। विनेश फोगाट अपनी तरफ से कोई भी अलग से कोई एक स्टाफ कोच या वगैरह वगैरह वो नहीं रखती थी, उसकी वो हकदार नहीं थी। ये ग्लोबली, मतलब कि जो इंटरनेशनल बॉडी है वही कह रही है कि आपको सिर्फ WFI के थ्रू ही आना है, वो क्लैरिटी हो गई। मतलब जो एक ये डालने की एक शक डालने की कोशिश की जा रही थी कि विनेश फोगाट की टीम को या विनेश फोगाट के ही जो कोच होंगे वही उनको जो बढ़िया सिखा सकते हैं, वही उनको बढ़िया केयर कर सकते हैं, वो उनको नहीं, उनको WFI नहीं जाने दे, जबकि ये इंटरनेशनली खाली वही जा सकते हैं, उन्हीं को मान्यता मिलेगी जिनको WFI भेजेगी। नहीं, उसमें ये प्रावधान है कि यदि मान लीजिए विनेश फोगाट अपना पर्सनल कोच ले जाना चाहती हैं, तो वो WFI और साई को बताएंगी कि भैया उस कंपटीशन में मेरा यह कोच जाएगा। उस विद इन टाइम, जब वेल इन टाइम पहले बाकायदा सूचित करेंगी, तो फिर साई या टॉप्स या उनका स्पॉन्सर करने वाली कंपनी, भाई आखिर भारत सरकार 18 आदमी का कॉन्टिजेंट भेज रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे 2 अलग से जाएंगे, तो उनका खर्चा कौन देगा? पहले तो ये तय होगा ना। तो समटाइम्स
sports ministry can pay, sometimes साई कैन पे, टॉप्स कैन पे, इवन WFI कैन पे, या खिलाड़ी बोलता है नहीं मेरा पर्सनल स्पॉन्सर फलानी कंपनी है वह पे करेगी, या है फिर जब वो तय हो जाएगा तो WFI इनके कोच का भी इनके कोच का भी नाम रजिस्टर कर देगी। 220 रुपया लाइसेंसिंग एक्रेडिशन फीस होती है, उसकी व्यवस्था पहले ही हो चुकी है, पर this has to be done within the time limit of 14th March। वहां पे विनेश फोगाट ने कुछ नहीं किया। जब समय बीत गया तो अब बयानबाजी कर रही हैं अप्रैल महीने में। जी, तो कुल मिलाकर के विनेश फोगाट को 14 मार्च से कुछ समय पहले अपने ऑफिशिएटिंग, अपने जिनको ले जाना चाहते थे अपने चॉइस लोगों को, उनको विद अवेलेबल फाइनेंसेस का एक इंफॉर्मेशन उनको WFI को देना चाहिए था। वो चाहती है वो उनको एक विंडो दे देती, रजिस्ट्रेशन हो जाता, लेकिन ये नहीं किया गया। उन्होंने इस पे कोई कदम नहीं उठाया और 14 तारीख की डेट निकलने के 4 दिन के बाद में 18 तारीख से इन्होंने ये नया प्रोपेगेंडा करना चालू कर दिया। जी, तो बाबा जी ये बताइए कि जैसे कि अब तो ये तो इन्होंने तो क्वालिफाई करने जा रही हैं, ये भारत की तरफ से जा रही हैं, ये भारत की एक ऑफिशियल खिलाड़ी हैं, तो क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये भारत की ऑफिशियल खिलाड़ी हैं तो भारत के जो ऑफिशियल कोच और ऑफिशिएटिंग लोग गए हैं वो ये उनपे एक अविश्वास वाली स्थिति पैदा करने की क्यों कोशिश कर रही हैं? सिर्फ अविश्वास नहीं न कर रही हैं, घिनौने गंदे घटिया गलीच आरोप लगा रही हैं कि मेरे, इसका मतलब भारत का जो कोच है वो अपनी ही खिलाड़ी को डोप खिला देगा, धोखा देगा, धोखे से डोप खिला के फंसवा देगा। सर इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का स्टार खिलाड़ी भारत के चीफ कोच को पर ऐसे आरोप लगा रहा है। अच्छा सर, ये इसे गंदी घटिया राजनीति कहते हैं। मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूं कि इन धरना जीवियों ने ये जो भी प्रपंच रचा था ये कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था और ब्रजभूषण शरण सिंह को डिस्क्रेडिट करने के लिए ही ये घिनौने आरोप लगाए थे। और जब ये आरोप लग गए तो जब नेगोशिएशन हुआ सरकार के साथ तो इन्होंने मांगा कि हम सरकार को बदनाम करेंगे। उन्होंने कहा अरे यार ऐसा मत करो, उठो तुम लोग धरने से, ये सब क्या हो रहा है। तो बोला एक शर्त पे उठ जाएंगे, कुश्ती संघ पे हमारा कब्जा कराओ। तो ये बोलते हैं कि हमको तो अमित शाह जी ने और फलाना सिंह जी ने, ढकाना सिंह जी ने वादा किया था कि तुमको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना देंगे। भाई देखो संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए, हमको अध्यक्ष नहीं बनाया। तो वो सर इनका RR अभी तक चला आ रहा, लेटेस्ट RR है कि भारत का कोच, जो भारत का जो ऑफिशियल कॉन्टिजेंट है वो तो हमको डोप खिला देगा। मेरे को डोप में फंसाने की साजिश है ये WFI की, आरोप ये है। जी, हम एक ऐसी सिचुएशन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि अब भारत की तरफ से ये ऑफिशियल विनेश फोगाट खिलाड़ी जा रही हैं। मान लीजिए हम लोग ये जानते हैं कि विनेश फोगाट अच्छी खिलाड़ी हैं और हम चाहते हैं देश की हैं तो वो जीते, हम दिल से चाहते हैं वो जीते। मान लीजिए कि अभी वो जाएं और वो जीत जाएंगी और वो मेडल ले आएंगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद विनेश फोगाट का क्या कहना रह सकता है? कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, पहले तो बताइए, अब ये तो तय है कि उनका पर्सनल कोच नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, परंतु भारत का ऑफिशियल कोच तो जा रहा है टीम के साथ। अब आपने ऐसे घिनौने आरोप लगा दिए तो अब वह कोच इनके साथ मैट पे जाएगा इनको कुश्ती लड़ाने। जब कुश्ती चल रही होती है तो वहां पे कोने में एक चेयर रखी रहती है मैट पे, वहां पे कोच बैठ के बाकायदा कुश्ती में डायरेक्शन देता है। आपने देखा होगा, वो ऑफिशियल होता है, उसको वहां बैठने के लिए बाकायदा चेयर दी गई है। ये व्यवस्था है कि कोच वहां बैठकर अपने खिलाड़ी को डायरेक्शन दे सकता है। वो बताता है कि देखो तुम 2 पॉइंट से पीछे चल रही हो, अब तुम 2 पॉइंट से आगे चल रही हो, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, पैर बचाना अपना है, ये सब चिल्ला के वो बोलता है। आपने अपने कोच पे ऐसे घिनौने आरोप लगा दिए।
उस पर अविश्वास प्रकट कर दिया, उस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया। अब वो जाएगा इनके साथ? आप बताएं, आप कोच होते तो आप जाते? नहीं, हमारी तो हिम्मत नहीं होती जाने के लिए, क्योंकि अगर इसके दो सिचुएशन आते हैं ना, कि अगर मान लीजिए आप जीत जाएं तो आपके नेचर के अनुसार से आप हमको क्रेडिट तो देंगे नहीं, मतलब जीत वीत पे तो हमारा कोई रहेगा नहीं। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप हार गए या आपका कुछ निकल गया, कुछ हो गया, या तो आप आपने तो सचमुच हमको डोप में, या आप सचमुच डोप में फंस गए, हाँ, तो आपने तो पहले ही तो भूमिका बना रखी है। पहले भूमिका बना रखी आपने, तो हमको ऐसे ही, मतलब कोई चीज शुरू होने के पहले आपने हमें बदनाम कर दिया। हाँ, ये स्थिति बाबा जी मैं देख रहा हूं कि भारत की स्थिति में जो ये इस तरह की स्थितियां आ रही हैं, ये इसका अंत कहां होते जा रहा है? क्योंकि देखिए, आपको तो मालूम है, लेकिन दर्शकों को बता लूं कि पहलवानों के परिवार से हूं। भाई, हमारे घर में भी अंतरराष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, और सन 1990 तक दिल्ली में हमने भी अखाड़े में जम के पसीना बहाया है। बाबा जी आप जानते ही हैं, आप मिले भी हैं। तो कुश्ती को तो हम नजदीक से फॉलो करते हैं, कुश्ती के प्रति एक लगाव है, एक प्यार है। तो ये जो सब चीजें जो ये 2 साल से चल रही हैं, और अब आज इस पोजीशन पे आके आ चुका है कि टीम सेलेक्ट होकर के जा रही है और इस तरह की घिनौनी बातें हो रही हैं, तो अपने को तो मन में दुख होता ही है। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग इसको किस हद तक ले जाना चाह रहे हैं और कहां पे जाके इसका ये लोग अंत करना चाह रहे हैं। सर, कुश्ती पर, पूरे कुश्ती समाज पर, भारत की 1,000 बेटियों पर, भारत की पूरी कोचिंग फ्रेटर्निटी पे, भारत के पूरे कुश्ती सेटअप पर ऐसे घिनौने आरोप ये लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार लगा रहे हैं। और कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई चली, चुनाव हुआ, कुश्ती संघ पर के चुनावों को रोकने के लिए 5-5 बार हाई कोर्ट से स्टे लिया गया। कुश्ती संघ के चुनाव 6-7 महीने डिले हुए, कुश्ती संघ की टेम्पररी मान्यता रद्द कर दी गई, सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए क्योंकि समय से चुनाव नहीं कराया। भारत के खिलाड़ी जो है न्यूट्रल खिलाड़ियों के रूप में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किए, जहां मेडल जीतने पर भारत का जो है वो भारत के झंडे के तहत नहीं खेले, वहां पे राष्ट्रीय गान नहीं बज सकता था। इतना, और 1,000 महिला खिलाड़ियों के चरित्र पर लांछन लगाने के बाद जब कुश्ती संघ का चुनाव फाइनली हो गया, फाइनली अब तो ये भी तय हो गया कि एक लोग कुश्ती संघ पे कब्जा नहीं कर पाए, संजय सिंह जी वापस कुश्ती संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होकर अब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अब तो कम से कम, अब तो ये घिनौना षड्यंत्र रुक जाना चाहिए था, परंतु मैं देख रहा हूं परसों से फिर शुरू हो गया। देखिए, आज हम लोग फिर वीडियो बना रहे हैं इस विषय पे। तो सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके सलाहकार लोग कौन हैं और ये चाहते क्या है। अरे भैया, कुश्ती संघ पे कब्जा करना चाहते थे, नहीं हुआ। नई WFI की एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई, फंक्शन कर रही है, वही ये टीम दोनों भेजी है, वही लड़ा रही है, वही सब कुछ कर रही है। इसके बावजूद आपकी घटिया बयानबाजी। आप ये बताइए ना, पूरे वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को क्या मैसेज जा रहा है कि यार भारत के कोच तो इतने घटिया गंदे हैं कि अपने ही खिलाड़ी को जो है धोखे से खिला के फंसवा देते हैं। मतलब भारत का खिलाड़ी तो अपने कोचे पे विश्वास नहीं करता है। अच्छा सर, ये सीनियर खिलाड़ी यदि ऐसा करेंगे तो जूनियर बच्चों को क्या संदेश जा रहा है, ये सोचना चाहिए। कुश्ती की क्या इमेज बन रही है, आप ये बताइए। एक न्यूट्रल आदमी, न्यूट्रल खेल प्रेमी, एक आम भारत का नागरिक क्या सोचेगा कुश्ती जगत के बारे में? यार कैसे लोग हैं यार ये सब, इन सबका कोई दीन ईमान नहीं है, इन सबका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है? जी, देखिए क्या है कि जो ये लोग बैठे थे धरने पे, या जिन लोगों ने ये किया है, जैसे बजरंग हुए या फोगाट बहने हुई, ये तो देश के हीरो थे, इसके ऊपर तो लोग गर्व करते थे। हो सकता है कि शुरू में इनके प्रति कुछ सहानुभूति भी रही है, लेकिन लोग मूर्ख नहीं है, लोग समझते हैं। और आज सोशल मीडिया का जमाना, सबको हर जगह से हर तरह की इंफॉर्मेशन फटाफट मिलती रहती है। तो अगर आपने कोई नाटक सोनीपत में किया, झज्जर में किया, आपने जिंद में किया, या पटियाला में किया, या कहीं पे किया, वो जल्दी से वो पक्का खुल करके तो सामने आ जाता है।
इसलिए जो ये जो पूरा 2 साल का जो केस है, मुझे लगता है कि पब्लिक की नजर में ये एकदम से पूरा ओपन एंड शट केस हो चुका है कि भाई इन्होंने इन्होंने जो है एक कुश्ती संघ पे सिर्फ कब्जा करने के लिए जो है ये सारा नाटक और प्रपंच किया। लेकिन आप जैसा बोल रहे थे कि इनके जो सलाहकार हैं जिनको सलाह दे रहे हैं सब करने के लिए, इन सलाहकारों की बुद्धि कहाँ है? और चलिए उनकी तो बुद्धि है, और चलिए मान लिया कि वो इनके विरोधी हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि कुश्ती संघ पे वो आ जाएं और तमाम चीजें हैं, वो दूसरी पॉलिटिकल अपोजिट, उनका पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन क्या ये हमारे जो पहलवान है जो कि मतलब देश के हीरो हैं जिनके ऊपर लोगों को गर्व हुआ करता था, क्या उनके बुद्धि में ये सब चीजें नहीं घुस रही है कि यार हमारे हमको यूज किया जा रहा है या हम कुछ लोगों के हाथ में टूल बन चुके हैं? अभी तक तो जो कर चुके, अब तो भाई सही लाइन पे आकर के करो। क्या इनकी बुद्धि बाबा जी ये नहीं खुलती है? तो रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां हैं, बड़ी मशहूर हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सर ये ये तीनों जो है ना, साक्षी, बजरंग, विनेश, ये सचमुच भारत के स्टार नहीं सर, सुपरस्टार हुआ करते थे। और इन लोगों ने कुश्ती को कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। और सर अगर ये सब उल्टे सीधे काम ना करते तो इनका इतिहास सर स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता कि इन तीन खिलाड़ियों ने भारत का जो छाती जो है चौड़ी हो जाती थी हम लोग की सर। परंतु जब व्यक्ति पे निजी स्वार्थ हावी हो जाता है ना सर, तो उसको, मुझे लगता है कि उसको निर्णय लेने की क्षमता भी चली जाती है उसकी। या वही बात है कि जब काम, क्रोध, लोभ, मद जब छा जाता है मनुष्य पर न सर, तो यहां से सर मुझे लगता है कि वो कुंद हो जाता है मनुष्य। तो ये लोग तो सर इसी सिंड्रोम में जो है ना सर, इसके शिकार हो गए हैं कि क्रोध और मोह और लोभ हैं ने इन लोगों को सर कहीं का नहीं छोड़ा। अब पता नहीं से इनके सलाहकार लोग कौन है सर, होता पता है क्या है? सलाह भाई, बहुत लोगों से गलतियां हो जाती हैं, फिर बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं, उसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड है। व्हेन थिंग्स कूल डाउन तो आदमी सोचता है चलो यार गलती हो गई, लेट्स अभी भी चलो सब कुछ ठीक कर लिया जाए। अच्छा एक बात सही ना, आज अगर वो ऐसे उल्टे सीधे बयानबाजी ना करती, कुश्ती, अच्छा एक मिनट सर, किस माइंडसेट से आप कुश्ती लड़ने जा रही हैं आप ये बताइए सर। हर चीज के पीछे बाद एक मेंटल प्रिपरेशन होती है ना सर। शरीर एक ऐसी मशीन है जिसको आवेग, संवेग, जो इंपल्स है वो तो ब्रेन से प्राप्त होता है ना। आप तो विज्ञान के आदमी, सारी सर मशीन एकदम परफेक्ट है। अगर इंपल्स से ही नहीं मिल रहा है तो क्या परफॉर्म करेगी बॉडी सर? क्यों? यही शरीर है ना, जब कोमा में चला जाता है तो एकदम शिथिल पड़ जाता है। तो सर बात यह कि किस माइंडसेट के साथ ये खेलने जा रही है, ये एक सोचने वाला विषय है। मैं बड़ी थोड़ी सी ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूं कि आप किस माइंडसेट के साथ, क्या आपकी मेंटल प्रिपरेशन क्या है जीतने के लिए सर? इट इज सारी फिजिकल प्रिपरेशन के बाद इट इज अ माइंड गेम होता है ना ऐसा। बिल्कुल, सारी बिल्कुल, उसी को कहते हैं जीदारी, है ना? क्या करेगी तैयारी, लड़ेगी जीदारी। वो जीदारी कहां से आती है सर? वो जो किलिंग स्पिरिट है ना, अंतिम क्षण तक संघर्ष करने वाली जो स्पिरिट है, वो यहां से इंपल्सेस पैदा होते हैं सर। पर यहां तो आपके षड्यंत्र, धोखा, ये सब चीजें आपके मन में उमड़ घुमड़ रही हैं। आप राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं जाने से पहले। इसी माइंडसेट से, इसी स्टेट ऑफ माइंड से आप कुश्ती लड़ेंगी। अच्छा अगर ये उल्टे सीधे बयान न देती, 2 महीने पुरानी बातें सब सही हो गई, जाती पूरी ताकत से लड़ती, जीतती, फिर से भारत की हीरो बन जाएंगी सर। अच्छा एक बात बताए ना, आज ही ओलंपिक के हैं, आज ही ओलंपिक के क्वालिफायर जीत के आ जाए, ओलंपिक में जाए, वहां मेडल ले आए, गोल्ड मेडल ले आए, हम ही लोग सिर पर उठा के नाचेंगे? क्यों? उस वक्त हम ये भूल जाएंगे, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, उस वक्त मैं ये भूल जाऊंगा कि विनेश फोगाट है और इसके साथ ये हुआ नहीं। भारत ने एक पदक जीत लिया, पूरा देश नाच उठेगा
सर इनके जीवन में ये पॉजिटिविटी लाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जो इनको बताए कि बेटा होता है। डाकू अंगुलीमाल भी भैया इतने बड़े ऋषि बने क्यों? होता है जीवन में, खराब समय आते हैं, पीपल रिकवर। जी बाबा जी, जैसे एक जो भारत में जो कुश्ती का जो ओलंपिक लेवल पे जो है, हम लोग एशियाड लेवल पे और अन्य लेवल पे तो बहुत अच्छा करते रहे, लेकिन जब ओलंपिक में जब योगेश्वर दत्त जी ने और सुनील कुमार जी ने जब पदक जीते, उसके बाद जो स्वर्णिम दौर भारतीय कुश्ती का लौट करके आया, तो आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि जब हमारे यहाँ पे ओलंपिक में हम लोग जब बीजिंग ओलंपिक के बाद से जब हम लोगों बॉक्सिंग में और इन सब में जब हम ऊपर आने लग गए, और उसके बाद अचानक से 2 ओलंपिक बाद में रियो में जब पूरे भारत को मायूसी छा रही थी कि हम लास्ट मोमेंट पे जा करके जब हार रहे थे, उस समय पे साक्षी मलिक ने जब वो कांस्य पदक जीता था, पूरा भारत झूमा था। उस रात समय का अंतर था, उस रात को जाग करके मैंने वो साक्षी मलिक का वो बाउट देखा था, और मतलब उस बाउट को देखने के बाद में हम लोग घर में इतनी खुशी थी, हम लोग मतलब अगले दिन पार्टी किया गया, हम लोग साक्षी वहां जीती, मेडल उनको मिला सारे ना, लेकिन हमारे अंदर जो खुशी थी कि हाँ वो हम लोगों ने मतलब वो रात हमको याद है कि रियो ओलंपिक में किस तरह से पूरे देश में मायूसी थी कि हम लोग जरा सा पास में जाके कोई चीज क्वार्टर फाइनल में कोई चीज कहीं पे जाकर के हारते चले जा रहे थे, और साक्षी मलिक का वो मेडल जो है कांस्य मेडल किस तरह से एक पूरे देश के लिए एक खुशी का एक स्रोत बन करके आया था। उसी तरह से बाद में आपको ध्यान होगा कि जब एक कौन से में ओलंपिक में जब यही विनेश फोगाट को जब फर्स्ट राउंड में ही जब चाइना के प्लेयर से लड़ते हुए पैर में चोट लग गया था, पूरा देश रोया था इनके लिए कि हमारा एक मेडल हमारे हाथ से चला गया। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उन चीजों को तो हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जिस किसी से भी मिले हम उस दिन, और जो भी देखा था और जो भी जान रहा था, करे एक मेडल हमारे हाथ से चला गया। मतलब विनेश फोगाट इतनी बड़ी देश की हीरो थी कि लोग रोए उस दिन, मतलब कि ये क्या हो गया देश के साथ में, एक मेडल हाथ से चला गया। आशा करते हैं कि कोई ना कोई इनके जिंदगी में एक ऐसा आएगा जो इनको वापिस याद दिलाएगा कि आप इस राजनीतिक दुष्चक्रों से हटिए, आप हीरो हैं, आप अभी भी शांत रहिए, आप अपना देश के लिए खेलिए, एक मेडल भी लेकर के आएंगे ना आप, अभी एशियाड लेवल पे या एशियन लेवल पे एक मेडल लेकर के आएंगे ना, देश आपको कंधे पे उठा के फिर नाचेगा, सब पिछला भूल जाएगा। लेकिन आप अब कम से कम आपका काम है खेलना, आप उस खेल पे अपना दिमाग लगाइए और खेल पे जाइए, और देश आपको गर्व करने के लिए बहुत मौके देगा जी। पूरा देश आपके ऊपर फिर से गर्व करेगा। बाबा जी धन्यवाद इस चर्चा के लिए। अगर आप कुछ और कहना चाहते हो लास्ट मोमेंट नहीं, मैं इतना ही, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इनको बल दे, इनको बुद्धि दे, इनको यशस्वी बनाए, इनको पराक्रमी बनाए। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं विनेश फोगाट के साथ कि जाइए पूरी ताकत से कुश्ती लड़िए और भारत का सिर गर्व से ऊंचा कीजिए, भारत के गौरव को बढ़ाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।